नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा चौथा पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास का हमारा समय बदल दिया गया है। पहले यह क्लास प्रतिदिन रात को 9 बजे होती थी, लेकिन अब समय बदलकर यह क्लास हमारी सुबह 11 बजे रहेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सुबह 11 बजे ये क्लास आपको प्रतिदिन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 15 मार्च को, 9 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यहाँ पर हमें बताना है कि किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। हरा का, बैंगनी का, लाल का या फिर पीला का? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो आपने देखा होगा कि जो खतरे का चिन्ह होता है वो लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो साथियों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व की अगर बात की जाएगी तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बताना है। 46% होती है, 5% होती है, 20% होती है या फिर 10% होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत याद रखना है, 46% होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता के कारण, ऑप्शन बी दे रखा है पृष्ठ तनाव के कारण, सी है वायु घर्षण के कारण, ऑप्शन डी है व्यतिकरण के कारण? तो साथियों, वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। एक हार्स पावर बराबर है, आपने देखा होगा कि एक एचपी किसके बराबर होता है? 750 वाट के, 746 वाट के, 500 वाट के या फिर 1000 वाट के? तो साथियों, याद रखना है कि एक हार्स पावर जो है यह 746 वाट के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न क्रमांक 7 में हमको बोला है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? ऐसा अंग पौधों का कौन सा है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? स्तंभ, पुष्प, पत्ती या फिर मूल? तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्य क्रिया जो होती है वो पौधे की पत्ती में होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक जो है इसका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं या फिर जड़ खाते हैं? तो साथियों, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का जो तना वाला हिस्सा है उसको खाया जाता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? लेड पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, लोहा या फिर हीरा? तो लेड पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। इस प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर विकल्प बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 10। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की
सबसे बड़ी हड्डी बताना है कौन सी होती है, फीमर होती है, स्टेप्स होती है, कपाल हड्डी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानव शरीर जो है उसकी सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर होती है। फीमर हड्डी हड्डी जो रहती है यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और यह जांग की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? जांग की हड्डी होती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, केपलर ने, या फिर फेराडे ने? तो साथियों याद रखना है कि ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न क्रमांक 12 है, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, या फिर पोमोलॉजी कहा जाता है? तो साथियों फलों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए कि फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इस उत्तर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि पोषण जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक, पोषण का पहला प्रकार होता है कार्बनिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक। दूसरा प्रकार क्या होता है इसका? अकार्बनिक होता है। और कार्बनिक के अंदर कौन कौन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्बनिक के अंदर पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बनिक यौगिक के अंदर क्या आएगा? पहला कार्बोहाइड्रेट आता है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा इसके अंदर आएगा वसा, वसा भी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। तीसरा आएगा हमारा प्रोटीन, प्रोटीन भी हमारा कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। और चौथा जो आता है वो विटामिन आता है। तो ये चार इसके अंतर्गत आएंगे, कार्बनिक यौगिक के अंतर आएंगे। और अकार्बनिक के अंदर दो आते हैं, पहला आता है खनिज लवण, पहला आता है इसके अंदर खनिज लवण, और दूसरा आता है इसके अंदर जल। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि विटामिन किसके अंदर आ रहे हैं। तो साथियों विटामिन कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधे जो होते हैं उसमें जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? कैम्बियम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, या फिर बाह्य त्वचा के द्वारा? तो साथियों इस प्रश्न को याद रखने की बहुत ही बढ़िया टेक्निक मैं बता रहा हूं कि जब भी प्रश्न आए कि पौधों में जल का परिवहन होता है तो ज से आपको याद रखना है, ज से आपको याद रख लेना है जाइलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमें बताना है कि जो रॉकेट है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विकल्प ए है आर्किमिडीज का नियम पर, ऑप्शन बी है न्यूटन की गति का प्रथम नियम पर, ऑप्शन सी है न्यूटन का द्वितीय नियम पर, और ऑप्शन डी दे रखा है न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों याद रखना है कि जो रॉकेट होते हैं यह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है यह क्या नियम है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस कारण से इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा नियम जो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, यह संवेग का नियम कहलाता है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। और अगर प्रथम नियम की बात करें तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यह सारी डिटेल आपको इस प्रश्न में याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है।
तो साथियों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको अच्छे से मिल सके और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक कमेंट अवश्य करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।